मरने के बाद आपका जो फेज है, 2 जन्मों के बीच का फेज, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं आप। अगर मरने से पहले आपने अपने ब्रेन के जरिए थॉट्स में डेथलेसनेस, गॉड को सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रख दिया और आप अभी मोक्ष नहीं पाए, तो नेक्स्ट जन्म बहुत एडवांस्ड होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जो मृत्यु के बारे में है। इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, कि मरने के बाद हमारी क्या डेस्टिनी होती है। हम उस दुनिया में जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है उस दुनिया में। एक बात आज की सीरीज़ चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ हम रात को जब सोते हैं तो एक तरह से वो मिनी डेथ होती है, और वो बहुत सुंदर, बहुत डीप और बहुत मैजिकल चीज़ होती है। जब हमारी फिज़िकल वर्ल्ड से हम बाहर निकलते हैं तो एक तरह से हर वो चीज़ जो मरने वाली है, वहाँ से हट करके आप वहाँ जाते हैं अंदर में, जो कभी नहीं मरता। और जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आपने लिटरली भगवान के दर्शन करके आए हैं। अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि क्या सचमुच में प्रूफ है कि हम अंदर भगवान को मिल करके आए हैं, तो कोई भी एक किताब अपने पास रखिए और सुबह उठ करके उसका एक आध पेज पढ़िए। मैं इसको पिछले 1 महीने से हर रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उठने के बाद सबसे पहला काम मैं एक पेज पढ़ता हूँ अपनी बुक का, और मुझे तो यार ये इतना अच्छा मुझे कैसे समझ में आ गया। पहले मुझे लगता था किताब अच्छी है, फिर मुझे लगा नहीं, आज मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन वही चीज़ मैंने एक कंट्रोल टेस्टिंग किया। एक दिन मैंने सुबह नहीं पढ़ा, दोपहर को पढ़ा, लेकिन तब तक फिर मंदिर से हम बहुत दूर निकल गए थे। और अगर ये एटीट्यूड आप रख सके तो एक और खुशखबरी है आपके लिए। जब आपकी डेथ होगी तो आपकी जो फ़्लाइट होगी वो नॉर्मल लोगों जैसी फ़्लाइट नहीं होगी। नॉर्मल फ़्लाइट ये होती है, आप मरे तो डेस्परेट होते हैं पैदा होने के लिए, तो आप किसी भी घर में किसी भी कंडीशन में पैदा हो जाते हैं। कभी गरीब, कभी अमीर लेकिन परेशान, कभी सुंदर लेकिन दुखी, ऐसे करके अलग अलग झंझटों में आप पैदा होते हैं। लेकिन अगर आपका हर रोज़ ऐसे जाता है कि मैं अपने सेल्फ के पास पहुंचूं, अपने अंदर में उस चीज़ को समझ पाऊं जो कभी नहीं मरती है, ईश्वर, तो मरने के बाद आपका जो फेज़ है, 2 जन्मों के बीच का फेज़, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं आप। अगर मरने से पहले आपने अपने ब्रेन के ज़रिए थॉट्स में डेथलेसनेस, गॉड को सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रख दिया और आप अभी मोक्ष नहीं पाए, तो नेक्स्ट जन्म बहुत एडवांस्ड होता है। कृष्णमूर्ति के हम कई लाइव्स पढ़ चुके हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पिछले कुछ जन्म, जो लास्ट कुछ जन्म थे, ही वॉज अ कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन। अब स्पिरिचुअल पर्सन जब सोचते हैं तो लगता है आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंदिर में जाएगा, आश्रम रहेगा। नहीं, स्पिरिचुअल पर्सन मतलब उसके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रायोरिटी डेथलेस स्टेट की है। उसके बारे में क्यूरियोसिटी है, उसके क्वेश्चंस हैं, उसी की किताबें पढ़ता है, उसी के बारे में लोगों से सोचता है, पूछता है, बात करता है। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। जितनी भी किताबें हम पढ़ रहे हैं सक्सेस के बारे में, चेंज होने के बारे में, उन सब का एक ही पर्पज़ है कि आपके ब्रेन में डेथलेस सबसे इम्पॉर्टेंट हो, गॉड सबसे इम्पॉर्टेंट हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीलर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये एक अलग टाइप के सोल्स होते हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको 2 जगह चाहूँगा कि आप विज़िट करके आएँ। एक जगह तो आप जा चुके हैं, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, राजघाट, ऐसे बहुत जगह हैं। आप खुद भी जा सकते हैं, जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, अपनी जगह अपनी तरीके से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन रूल एक है, वहाँ पर ढेर सारा नेचर होना चाहिए। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में 300 एकड़ का बनारस में नेचर है। पुणे में भी ऐसे ही है, 100-150 एकड़ का नेचर है। रमण आश्रम में भी ऐसे ही नेचर है। जब अब कभी आप नेचर के पास जाएंगे, अभी तो हम गए थे तो एक होटल में गए थे, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, बहुत आर्टिफिशियल था और बहुत कम था। लेकिन जहाँ कहीं नेचर होता है वो असल में धरती है, जिंदा धरती, या कहना चाहिए हमसे एक बहुत एडवांस्ड डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल। योग की किताब में मैंने पढ़ी, उसमें कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स होते हैं योग के। उसमें प्रत्याहार स्टेज पे है धरती। खुद योगी है धरती,
यम नियम आसन प्राणायाम के स्टेज को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर चुकी है और अब पहुंच चुकी है प्रत्याहार के स्टेज पे, धारणा ध्यान समाधि में पहुंच जाएगी। तो आप अगर धरती के साथ या उसके पास रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको बनना पड़ेगा हीलर्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर या प्रकृति के हीलर्स। हम केवल उसको यूज़ करते हैं और इसकी केयर भी नहीं करते हैं कि वो कैसी है। डॉक्टर माइकल न्यूटन है इस किताब के राइटर, जिन्होंने बहुत प्यारी और अनबिलीवेबल बुक लिखी है। अनबिलीवेबल क्योंकि ये सब होता है मरने के बाद, दुनिया में लोग वहाँ जाते हैं, उनको मास्टर्स मिलते हैं, आपकी डेथ होती नहीं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा, और आपकी अगर हिम्मत है तो आप इसको पूरा मेरे साथ पढ़िए। dkbrains.com हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इस पूरी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो ये केस नंबर 24 है, जो बेसिकली हीलर्स ऑफ एनवायरनमेंट है, नेचर के हीलर्स हैं। बहुत बार ये लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स नहीं होते, बट ऐसे ही हीलर्स होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम सुना है? जिम कॉर्बेट नाम का एक आदमी था जो हंटर था, लेकिन उसकी वजह से पूरा नेशनल पार्क बना दिया गया, उसको एक जंगल की तरह बचा दिया गया। आजकल बड़ा हल्ला चल रहा है वहाँ पर अरावली में कि उसमें 10% पहाड़ियों को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके उसको यूज़ कर लिया जाए प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए। बिल्डिंग्स बनाएंगे, वहाँ पर रोड्स बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, जो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं हीलर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट डेथलेस स्टेट है और धरती हमारी स्पिरिचुअल मास्टर है। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों को हिप्नोटाइज करके, उनको उस दुनिया में ले जा करके जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल गिफ्ट मिलती है नेचर को, प्लैनेट को हील करने की। डॉक्टर माइकल ये भी कहते हैं कि मैंने सुना है धरती की अपनी खुद की एक वाइब्रेशनल रेट है, एक आवाज़ है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके साथ में ट्यून कर पाते हैं, उस आवाज़ को सुन पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ऐसी एक औरत थी जो कि फॉरेस्ट सर्विस में काम करती थी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। उसने चिट्ठी लिखी थी कि पिछले कुछ सालों से जब भी मैं बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधों के पास पहुंचती हूं तो मेरे हाथों में एक टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, जैसे गुदगुदी टाइप की, जैसे कुछ काट रहा हो। पता नहीं आप लोगों ने फील किया है कि नहीं किया। जब भी कोई सेक्सुअल कंटेंट कोई देखता है या सेक्सुअल चीज़ के बारे में सोचता है तो एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है आपके नीचे ऑर्गन्स में। कभी से फील किया है? क्योंकि वो जगह से जो भी आपके फ्लूइड्स हैं वो रिलीज़ होना चाहते हैं। ये औरत कह रही है जब भी मैं वेजिटेशन के पास होती हूँ तो मेरे हाथों में ऐसी सेंसेशन होती है एज इफ कुछ निकलना चाहता है वहाँ से। और मुझे बहुत बार ऐसे सपने दिखाई दिए हैं कि मेरे हाथों में से रोशनी निकल रही है और उसको निकाल के मैं बोतल में सेव कर रही हूँ। और ऐसा लगता है कि जो सपने आ रहे हैं ना वो मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ फुलफ़िल करने के लिए। तो डॉक्टर माइकल से पूछ रही क्या मैं पागल हो गई हूँ क्या? ऐसे अजीबोगरीब सपने आते हैं। बाय द वे, अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग आए कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, तो कैसे आप कंफर्म करेंगे कि आप पागल हैं कि नहीं? हम लोग के साइकेट्री में एक डेफिनेशन है पागलपन का। क्या? रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का जो डिफरेंस जानता है वो पागल नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके मन में विचार चल रहा है तो आप पागल नहीं हैं। अगर आपको गायब हो गया तो आप पागल हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं भैया मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्योंकि मैं भी वैसा ही आदमी हूँ। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा आदमी, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ डेस्टिनी ऑफ सोल्स, मरने के बाद क्या होता है। लोग मुझे भी ऐसे ही पागल समझते हैं। तो फिर मैंने इस औरत को इनवाइट किया कि हाँ मैं तुमको हिप्नोटाइज़ करूँगा, बात करूँगा, बशर्ते तुम पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो ताकि तुम अपना हाथ चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नर्व्स की दिक्कत हो या कोई बीमारी हो। फिर ये औरत यहाँ आई और बताया हिप्नोटाइज्ड स्टेट में कि जब वो उस दुनिया में थी पिछले जन्म में, मतलब पैदा होने से पहले, तो एक बहुत ही एडवांस्ड ग्रुप का हिस्सा थी, एडवांस्ड स्टडी ग्रुप का। तो वो बातचीत अब हम पढ़ते हैं। इसका नंबर है केस 24। डॉक्टर माइकल पूछते हैं ये 5 लोगों का ग्रुप तुम बता रही हो उस दुनिया में, तुम 5 लोग ही क्यों आए इस स्टडी ग्रुप में और क्या पढ़ रहे हो तुम वहाँ? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रहनी चाहिए।
जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, उस काम का पर्पस क्या होना चाहिए? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सही काम कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं या नाम के लिए काम कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिससे आपका ग्रोथ रुक जाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ? कैसे मालूम पड़ेगा? मेन रिजल्ट सब ध्यान में रहे। रिजल्ट तो बाद में आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तुरंत क्या फील होगा आपको उस काम को करते करते? खुशी मिलेगी। वो खुशी का एक्सपीरियंस कैसा फील होता है? क्योंकि खुशी तो फिल्म देखने पर भी आती है, गेम्स खेलने पर भी आती है। व्हाट शुड बी बार ध्यान में आए। नहीं, आपका कॉन्शियसनेस उठता हुआ फील होगा, आपकी परसेप्शन गहरी होती जाएगी, रेज्ड कॉन्शियसनेस। जब आप बेहोश होते हैं उसका उल्टा होता है, कॉन्शियसनेस रेज्ड हो जाता है। बेसिकली जब दुनिया को हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम यूज़ करते हैं थॉट्स का। जितना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है उतना कम आपका कॉन्शियसनेस है। जब बहुत कम कॉन्शियसनेस होता है तो आपके मन में कुछ भी विचार चलते हैं जो एकदम गलत होते हैं। वो एक गाना था, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, शराबी फिल्म का। अमिताभ बच्चन बोलते हैं वो दारू पी के गया था चाबी खोलने के लिए, ऐसा कुछ गाना था। तो वो चाबी घुसी नहीं रही थी उसमें, कुछ अजीब हो गया। आपका परसेप्शन, कॉग्निशन सब बिगड़ जाता है, हाथ पैर का भी, साथ ही साथ थॉट्स का भी। जब आपकी कॉन्शियसनेस उठती है तो बोलते हैं यार मम्मी ने मुझे डांटा था, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, क्यों ऐसा करती रहती है? थॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट थॉट नहीं है। ज़्यादा राइट थॉट क्या होगा? मम्मी ने डांटा था मुझे, लेकिन क्या गड़बड़ी लगी उनको? या आप उस थॉट के नॉइस के पीछे सिग्नल को पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको मालूम पड़ेगा आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये औरत कहती है उस दुनिया में जब हम पांचों लोग काम कर रहे थे तो हम एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं, क्योंकि इस एनर्जीज़ के साथ काम करते करते हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। और स्पेशली तब जब हम साथ में काम करते हैं। अभी इस कमरे में हम 4 लोग हैं, पहले 5 थे, गरिमा भी थी, एक बेचारा वैभव देवांश भी है, आना तो चाहता है, बेचारा आ नहीं पा रहा है। गरिमा तो चली गई। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 5 लोग साथ में काम करेंगे और हमारा जो भी डीप नॉलेज का काम है या रिम्पी स्कैन का काम है वो बढ़ेगा। बहुत से लोग साथ में काम करते हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में, कृष्णमूर्ति तो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, तो उन्होंने प्रोफेसर कृष्णा को गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आने के लिए बोला। फिर कुछ साल तक प्रोफेसर कृष्णा और कृष्णमूर्ति ने साथ में काम किया, और खाली इन दोनों ने नहीं, बहुत लोगों ने साथ में काम किया। क्यों? इन लोगों को लग रहा होगा क्योंकि इन लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी। बोल रहे हैं जब ये 5 लोग हम साथ में काम करते हैं तो हम सब की कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती है। बहुत बार हमारी अकेले इंप्रूव होती है, बहुत बार साथ में। तो ये डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये मुझे समझाओ, तुम 5 लोग साथ में काम करते हो तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है उस दुनिया में? श्रीश इस टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं सपने की दुनिया में। बोलिए जब अकेले हम अपनी एनर्जी को निकालते हैं बाहर तो काफ़ी कुछ निकाल पाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद सस्टेन नहीं कर पाते। ये ऐसा ही है जैसे कि हम अकेले जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अकेले बहुत कम कर पा रहे हैं, 5 लोग ज़्यादा कर पा रहे हैं। ये आपके साथ लाइफ स्पेंड करने में ऐसा लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। अरे वाह, सच्ची? I feel I'm better person with you. I was a very bad person. सेम हियर डॉक्टर साहब, तुम नहीं आती तो मैं तो कुछ। My consciousness has lot improved and raised being with you. इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस में फंडिंग का, जहाँ पर एक आदमी के पास पैसा है, वो दूसरे को पैसा देता है और वो दोनों मिल करके एक बिज़नेस ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वो बिज़नेस क्या है? पैसा। मेरे पास कुछ एनर्जी है, आपके पास कुछ एनर्जी है, उसको जोड़ करके, आपके पास एनर्जी नहीं है उसको जोड़ करके और एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। पैसा भी एक तरह की एनर्जी है। फिजिकल वर्ल्ड में भी हम यही कर रहे हैं। ये लेडी कह रही है कि मेरी कहानी ऐसी है कि अकेले मैं अपनी एनर्जी फ्लो बढ़ाना चाहती हूँ, काफ़ी कुछ बढ़ा लेती हूँ, लेकिन मैं सस्टेन नहीं कर पाती। डॉक्टर माइकल कहते हैं अच्छा, इसका मतलब तुम जो चीज़ अकेले नहीं कर पाती हो, तुम कलेक्टिवली कोशिश करती हो कि अकम्प्लिश कर सको। जैसे अभी हम लोग मान लो आश्रम बनाना चाहते हैं, तो अकेले मैं और बड़ी में नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए या 10 लोगों की और हेल्प चाहिए उस चीज़ को बना पाने के लिए। तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप उस दुनिया में एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर। बोलती हाँ, एकदम आप सही समझे।
जब हम अकेले काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी एनर्जी डिस्पर्स हो जा रही है। होता भी है, एक आदमी अकेला होता है तो 10 चीज़ सोचता है, लेकिन वही जब एक ग्रुप में पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, तो सबकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। तो ये बोल रही है, हाँ जब मैं अकेले काम करती हूँ तो माई एनर्जी गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू ऑल डायरेक्शंस, बट ग्रुप में हम उसको फोकस कर पाते हैं और उसको बॉटल कर पाते हैं, एनर्जी को इकट्ठा कर पाते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, इस औरत को सपने आते थे कि मेरे हाथ में से एनर्जी निकल रही है। डॉक्टर माइकल ने इसको हिप्नोटाइज़ किया और उस स्टेट में बता रही है कि मैं एक ऐसे स्टडी ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ पर हम अपनी एनर्जी निकालते हैं। डॉक्टर माइकल उसी से पूछ रहे हैं, क्या इसलिए तुम्हें सपने आते हैं इस दुनिया में? तो बोलती है, हाँ ये मेरे लिए मैसेज है कि मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहिए जहाँ पर मैं ज़्यादा एनर्जी का काम करूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, क्या मतलब है, तुमको ये काम मिला है कि तुम दूसरों को हील कर सको अपनी एनर्जी के ज़रिए? बोलती नहीं 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 नहीं, हम लोग लोगों का इलाज नहीं करते, हील नहीं करते। हमारी एनर्जी स्पेशली है पेड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए और ज़मीनों के लिए। इसलिए हमको जब भी इस धरती पर आते हैं तो हमारा पर्पस है केयर टेकर ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर का ध्यान देना। डॉक्टर माइकल बोलते, क्या इसीलिए तुमने अपना ये जो काम वोकेशन है तुमने इसलिए चूज़ किया था क्या? यस बोलती है। और तुम्हारे बाकी जो 5 मेंबर्स हैं, तुम 5 में से जो 4 बाकी हैं, वो उनके बारे में क्या? उसमें से 2 तो मेरे साथ फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, धरती पर इतना पेड़ पौधा काटा जा रहा है, शायद इसलिए तुमको भेजा गया होगा ताकि तुम वो सब पेड़ पौधा जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको बचा सको। बोलती, तुम जानते नहीं कितनी हालत ख़राब है, हमारी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर धरती पर। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, ये पहली बार तुम धरती पर कर रही हो कि इसके पहले भी तुमने आकर के ऐसे ही एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश की है? अरे बोलती, बहुत जन्मों से हम कर रहे हैं काम। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे एक पिछले जन्मों का एग्जाम्पल दो जब तुमने ऐसा कुछ काम किया हो। बोलती, पिछले जन्म में मैं एक एल्गोंक्विन इंडियन थी जिसका नाम था सिंगिंग ट्री, और मेरा काम था कि मैं ये पक्का करूं कि हमारी जो ज़मीन है वो हमको खाना देती रहे। और मैं इसका काम भी बड़ा अजीब है। बोलती, मैं घंटों तक ऐसे फॉरेस्ट में खड़ी रहती थी, ऐसे हाथ चलाती रहती थी ज़मीन पे और पेड़ पौधों पे। हमारे ट्राइब के लोग सोचते थे कि मैं पेड़ पौधों से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं असल में एनर्जी एक्सचेंज करती थी, अपनी एनर्जी उसको देती थी और वापस लेती थी। बेसिकली एक एक्सटेंशन है अपने माइंड और बॉडी का, हम धरती को देते हैं, हमारे गाइड्स उसमें हमको हेल्प करते हैं। तो मैं बोलते हैं, और अब क्या करती हो तुम? बोलती है, जब आप एक सुंदरता क्रिएट करते हैं ज़मीन पे पेड़ पौधे के ज़रिए, तो आप दूसरों को भी अलाउ करते हैं कि वो आकर के यहाँ रह सकें। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जब मैं गया पहली बार, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम, मतलब इलाहाबाद में सालों से रहता था मैं, BHS में पढ़ते थे, उसके बाद डॉन बॉस्को में पढ़े हम। डॉन बॉस्को में ना एक जगह है 5 गार्डन, 5 गार्डन है उसमें, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लोग आते हैं वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन कभी भी नेचर की तरफ ध्यान नहीं गया। सोचिए, मैं ऑलमोस्ट 25-30 साल जी गया, लेकिन कभी जंगल नहीं देखा, क्योंकि जंगल जाना खतरनाक लगता है। लेकिन एक छोटा सा जंगल शहर में बनाया कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जैसे इंसान, मतलब कृष्णमूर्ति ने। और खाली बनाए नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर हील होने के लिए, मतलब रहने के लिए, जीने के लिए। ऐसे ही हमको फील हुआ जब हम लोग रमण आश्रम में गए थे। पेड़ पौधे, लगता है पेड़ पौधों के लिए जगह बनाई है, हम लोग तो वहाँ बीच में रहने के लिए गए हैं। मैं आज बात कर रहा था इनसे, एक छोटी सी हमने प्लॉट खरीदी है कि मुझे कम से कम 20 एकड़ का एक प्लॉट चाहिए, जिसको हम एक जंगल की तरह बसा सकें। हम लोग तो आश्रम बोलते हैं, बट मेरा मन है उसको जंगल की तरह बसा सकें। बीच बीच में कहीं कहीं कमरे हों जहाँ हम जाके रह सकें, ताकि नेचर हील हो सके। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मत सोचें कि हम ग्रेट पीपल हैं और दुनिया को बदलने आए हैं। अगर 10 एकड़ का पैच या 5 एकड़ का पैच या 1 एकड़ का पैच या 1 बीघे का पैच को हम हील कर पाए, तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये केस नंबर 24 था, और ये थी हीलर्स ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन कल एक बहुत स्पेशल टॉपिक को पढ़ के फिर इसको ख़त्म करेंगे, सेक्रेड स्पेसेस के बारे में। जो पवित्र स्थल बोले जाते हैं, क्या वो होते हैं? अगर होते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, क्यों है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट केस में, जो है सोल डिवीज़न एंड रीयूनिफिकेशन का। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसके लिए मुझे आपका स्पेशल ध्यान चाहिए, ठीक है दोस्तों। सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे।
इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।